Hello everyone, once again Lopep Tutorials presents you something important, the 1 minute revision before the exam. आपको एग्जाम से पहले 1 मिनट कंप्लीट अगर थ्रू आउट रिविजन करना हो सीआर का कि सीआर के अंदर क्या क्या हमें करना चाहिए, किस किस तरह के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इस सब का अगर आप रिविजन करते हैं 1 मिनट पहले तो वो कैसे करेंगे। तो लॉपेप ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए लेके आया है एक सीआर कैप्सूल बूस्टर। इस कैप्सूल बूस्टर के अंदर सीआर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे के सारे शॉर्ट नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे। ये जो कंप्लीट बूस्टर है ये आपके पास अवेलेबल है आपके पोर्टल पे, स्टूडेंट पोर्टल पे। आप ऑलरेडी इसको अवेल कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको अगर डिटेल में समझना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। कोई चीज़ समझ ना आए कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, हम लोग उसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट स्लाइड, आर्ग्यूमेंट्स। लेट्स टॉक अबाउट आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स के बारे में आप सबको पता है, द आर्ग्यूमेंट इज समथिंग विच सपोर्ट्स द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज, ठीक है। पूरे पैसेज के अंदर आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो आर्ग्यूमेंट के अंदर आपका सपोर्टिंग पॉइंट्स आ जाते हैं लाइक एजम्पशंस, प्रीमाइसेस एंड फैक्ट्स एंड एविडेंसेस, जिनके बेस पे आप आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हो। आर्ग्यूमेंट प्लस एजम्पशन और प्रीमाइसेस गिव्स यू द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज। तो आर्ग्यूमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के। आर्ग्यूमेंट या तो फेवर में होता है या फिर अगेंस्ट में होता है। बट द डिलेमा इज एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन फेवर और अगेंस्ट में नहीं पूछता, वो पूछता है क्वेश्चन आपके स्ट्रेंथ के ऊपर। दैट मीन्स द आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रेंथन और वीकन। क्लियर? तो स्ट्रेंथन और वीकन को समझने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, जो आपके टीचर्स ने आप लोगों को बताए हैं। जैसे कि 100% नॉलेज। 100% नॉलेज मतलब ऑल द फैक्ट्स एंड एविडेंसेस मस्ट बी प्रेजेंट इन योर नॉलेज इन फ्रंट ऑफ यू आफ्टर रीडिंग द कंप्लीट पैसेज। पूरा पैसेज पढ़ लिया, सारे फैक्ट्स और एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए, सारी डेट्स, सारा डेटा, सारे नंबर्स, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी थी वहाँ से गैदर किया और 100% नॉलेज हो गई आपके पास। क्लियर? आफ्टर दैट और द एक्सपर्ट ओपिनियन मस्ट बी देयर। एक्सपर्ट कौन होता है? अगर पैसेज में बात करें तो एक जो ऑथर होता है वो एक्सपर्ट होता है। तो हमारा जो ओपिनियन होगा, हमारा जो ओपिनियन स्ट्रेंथन होगा वो तभी होगा जब ऑथर के पर्सपेक्टिव से होगा। क्लियर? क्योंकि सीआर के अंदर आप अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं रख सकते, आपके पर्सनल ओपिनियन की वैसे भी वैल्यू नहीं है। सो एक्सपर्ट ओपिनियन दैट में अकॉर्डिंग टू ऑथर आपको आंसर्स देने हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। कोई ऐसा फैक्ट जो आपके पैसेज में लिखा है बेटा, अगर उसके एक्सप्लेनेशन भी नहीं है तो भी आपको उस फैक्ट को हमेशा ट्रूथ मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको पता है और पैसेज में आपके पास एज एन एग्जाम्पल डिस्क्राइब करे गए हैं तो वो आपके आर्ग्यूमेंट को हमेशा स्ट्रेंथ करते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस सेम चीज़। कॉन्स्टिट्यूशन, कोई पर्टिकुलर पार्ट, देखो सीधी सी बात है, सारे पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को नहीं पता, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं, पढ़ा भी होगा तो याद नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पे मतलब होता है आपके फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई भी पैसेज के अंदर इंफॉर्मेशन है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो आर्ग्यूमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। क्लियर? फंडामेंटल राइट्स लाइक राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन एंड सो ऑन। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे, ठीक है। द लास्ट वन इज जुडिशियल डिसीजन लाइक रेफरेंस केसेस। अगर रेफरेंस केसेस के बारे में पैसेज में बात हो रही है वो आपके आर्ग्यूमेंट के अंदर एज एन ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट किया जाए तो वो रेफरेंस केसेस हमेशा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट को वीक कैसे जस्टिफाई करते हैं? आर्ग्यूमेंट मस्ट नॉट बी इमिटेटिव। दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट जो है ना कॉपी नहीं होना चाहिए। कॉपिंग आर्ग्यूमेंट मतलब एक आर्ग्यूमेंट के ऊपर एक आर्ग्यूमेंट दे देना। एक आर्ग्यूमेंट के ऊपर एक आर्ग्यूमेंट कौन देता है? कब आता है? जब हम अपना पर्सनल ओपिनियन यूज करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पैसेज में आर्ग्यूमेंट चल रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बार बार एक ही चीज़ चल रही है, ठीक है। लेकिन नीचे ऑप्शन में आ जाए नरेंद्र मोदी जी का नाम। पैसेज में नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। क्लियर? पैसेज में आर्ग्यूमेंट चल रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिलेटेड और हम ऑप्शन में देखें नरेंद्र मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो ऑप्शन वीक माना जाता है, ठीक है। उन्हें कॉपिंग आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। और सेम उसी पॉइंट पे आता है बेटा, इट मस्ट नॉट बी एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब बस सीधी सी बात है, अगर आपको आर्ग्यूमेंट में लग रहा है कि डाउटफुल नेचर है कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, तो आर्ग्यूमेंट में पॉसिबिलिटी कैसे लग सकती है? अगर आर्ग्यूमेंट 100% नॉलेज के ऊपर है तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी किस तरह से लगेगी? तो आर्ग्यूमेंट हमारा एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, डाउटफुल नेचर नहीं आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सट्रीम और रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स नहीं होने चाहिए। कुछ एक्सट्रीम और रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं, इनके ऊपर ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना
ऑप्शंस में डायरेक्ट दिख जाते हैं। जैसे कि ओनली, फ्यू, रेयर, सम, फ्यूअर, रेयरली, कुछ ऐसे वर्ड्स। एक्सट्रीम वर्ड्स में आते हैं ऑलवेज, विदाउट, एवरी टाइम, प्राइमरी, ऑल, ऑलवेज, एक्सेट्रा। कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपकी यूनानिमिटी को मेजर कर रहे हो, जो 100% को मेजर कर रहे हो, ऐसे ऑप्शंस हमेशा वीक माने जाते हैं, वो एक्सट्रीम वर्ड्स के अंदर आते हैं। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपने मेरे से फर्दर सामने से कोई क्वेश्चन पूछ लिया। अब ओपिनियन के अंदर हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, अगर क्वेश्चन पूछ रहे तो वो ओपिनियन नहीं बची। दैट्स वाई काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओ, वो आर्ग्यूमेंट वीक माना जाता है। स्टूडेंट मस्ट नॉट यूज देयर पर्सनल पर्सपेक्टिव, दैट मीन्स यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन की वैलिडिटी नहीं है, वैल्यू नहीं है। जैसे कि मान लीजिए पैसेज के अंदर बात चल रही है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज मायावती, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज मायावती, पैसेज में लिखा हुआ है तो हमें मानना पड़ेगा शी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हम ये नहीं कह सकते नहीं नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है। हमारे पर्सनल ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है, तो पर्सनल पर्सपेक्टिव नहीं डालना है। लास्ट वन, आर्ग्यूमेंट मस्ट नॉट बी सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस से मतलब हुआ कि एग्जैजरेट नहीं होना चाहिए। अगर चीज़ को एग्जैजरेट करके आपके सामने बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, एक छोटी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, जैसे कि मान लीजिए एक्सीडेंट पैसेज में चल रहा था, एक्सीडेंट की बात हुई, एक्सीडेंट हुआ एक स्कूटर और साइकिल का, करते 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 लास्ट में इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है कि कार और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। या फिर एग्जांपल देता हूँ इसके पीछे, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी बेसिक नेसेसिटी के अंदर नहीं आती और उसके साथ वेरी वर्ड यूज़ करा हुआ है, तो वेरी जो है बहुत एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है। इस वजह से कहीं पे वेरी वर्ड दिखा आपको और बेसिक नेसेसिटीज़ के साथ नहीं है, तो वो आपका सुपरफ्लुअस के अंदर आएगा। ऐसे ऑप्शंस, अगर ये वाले पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पता है तो एक आर्ग्यूमेंट को वीक जस्टिफाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। सिंपल। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं? एग्जामिनर क्वेश्चन स्ट्रेंथन पूछ सकता है, स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट, रीइंफोर्स द आर्ग्यूमेंट और सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट। ये तीनों का मतलब वही है, तीनों का मतलब सेम आता है स्ट्रेंथ द आर्ग्यूमेंट में। फेवर में होना चाहिए, 100% रिलेटेड टू पैसेज होना चाहिए, 100% रिलेटेड। दैट मीन्स इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो ऑप्शन होंगे ना, जो हमें सेलेक्ट करने हैं, वो पूरी तरह से पैसेज से रिलेटेड होना चाहिए। इट इज मैंडेटरी। वी कैन अपोजिट एंड कॉन्ट्राडिक्शन, पैसेज में जो इंफॉर्मेशन चल रही है उसके अपोजिट बात आ जाए या कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, बट कंप्लीटली रिलेटेड टू पैसेज होना चाहिए। अब मैं बार बार रिलेटेड टू पैसेज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसका यहाँ पे यूज होगा आगे फर्दर, ध्यान से देखना। लाइकली टू बी ट्रू, एग्री, फेवर, 100% रिलेटेड टू पैसेज, सेम। नॉट लाइकली टू बी ट्रू, अपोज, कॉन्ट्राडिक्टरी, एंड इट कुड बी आउट ऑफ द बॉक्स। जब भी नॉट लाइकली टू बी ट्रू का ऑप्शन आता है तो उसमें हम आउट ऑफ द बॉक्स इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपका पैसेज से रिलेट भी हो सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स भी हो सकता है, बस अपोज और कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा हो, ठीक। आप फिर आता है आपके पास इफ ट्रू। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था स्ट्रेंथन में और वीकेंड में फ्रॉम द पैसेज, कंप्लीटली रिलेटेड टू पैसेज ऑप्शन को हम कंसिडर करते हैं। बट अगर क्वेश्चन इफ ट्रू के साथ आए, हमेशा याद रखना इफ का मतलब होता है कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा। दैट मीन्स अगर इफ ट्रू का क्वेश्चन है तो आपके ऑप्शंस की प्रायोरिटी में उस ऑप्शन को ज़्यादा वैल्यू देनी है जो पैसेज के बाहर से। जैसे कि आपने ऑप्शंस देखे होंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आपके पास इफ ट्रू वाली कंडीशन है, ठीक है। इफ ट्रू स्ट्रेंथन पैसेज के बाहर से हो और मेन आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करे, इफ ट्रू वीकेंड्स पैसेज के बाहर से हो और मेन आर्ग्यूमेंट को कॉन्ट्राडिक्शन कर दे, मेन आइडिया को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे। क्लियर? कॉन्ट्राडिक्शन और अपोज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। अब इफ ट्रू के साथ इफ फॉल्स वाली कंडीशन भी आती है, वो जस्ट अपोजिट चलते हैं। जो इफ ट्रू स्ट्रेंथन होगा वही इफ फॉल्स वीकेंड के अंदर चलेगा, ठीक है। जो इफ ट्रू वीकेंड्स होगा वो इफ फॉल्स स्ट्रेंथन के अंदर चलेगा। ये सेम कॉन्सेप्ट चलता है, इसको रटना मत, एक समझ लो दूसरा उसका अपोजिट चलेगा हमेशा। सिंपल है। नेक्स्ट वन इज अंडरलाइंग एजम्पशन। एजम्पशंस आप लोगों को पता है assumptions are the evidences, facts which support the main argument of the passage, but there is a condition कि पैसेज के अंदर लिखा नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई चीज़ पैसेज के अंदर नहीं लिखी हुई तो वो डेफिनेट भी नहीं हो सकती, तो दैट मीन्स एजम्पशन का नेचर जो होता है वो पॉसिबिलिटी इन नेचर होता है, और एजम्पशन पॉजिटिव होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑथर पहले से ही नेगेटिव थॉट लेके चल रहा होगा तो वो पैसेज के अंदर उसको प्रूव कैसे करेगा। द पॉइंट्स आर
These are the base statements which support the main argument present in the passage. Simple. But they must be positive in nature. हमेशा याद रखना, ये पॉइंट दिमाग में बिठा लेना, आपका एग्जाम्पशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा. Must not be explicitly stated in the passage. The next one is must be in the form of facts or evidence. Fact और evidence की फॉर्म में होना चाहिए. And the last one, must not be definite in nature. भाई definite कैसे होगा? definite हो ही नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पैसेज के अंदर लिखा नहीं होता, तो पॉसिबिलिटी नेचर में आता है. अंडरलाइंग प्रीमाइसेस सेम जैसे कि एजम्पशन है, ऐसे प्रीमाइसेस होता है. हल्का सा डिफरेंस आता है. क्या डिफरेंस आता है? These are the base statements which support the main argument present in the passage, but they must be positive in nature. First point, same as assumption. Must be explicitly stated in the passage. भाई assumption पैसेज में लिखा नहीं होता, लेकिन ये पैसेज के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए. ठीक है, जो फैक्ट्स और एविडेंस पैसेज के अंदर गिवन होते हैं, वो जो होते हैं वही प्रीमाइसेस होते हैं. Must be in the form of facts or evidences as assumption. And the last part, must be definite in nature. Assumption के बारे में क्या बोला था? It must not be definite in nature. And premises के साथ क्या है? It must be definite in nature. समझ में आया ये वाला पॉइंट? नेक्स्ट वन, conclusions. Conclusion क्या होता है? Conclusions are the results which are definite in nature, which are 100% true, which are completely extracted from the passage easily. Conclusions are the definite results which are directly related to the stated arguments in the passage. जो पैसेज के अंदर रिलेटेड स्टेटेड आर्ग्यूमेंट्स हैं उनसे पूरी तरह से रिलेट होता है. बेसिकली रिजल्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स. अब रिजल्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है पार्शियल. जो डेफिनेट रिजल्ट होता है उसको बोलते हैं बेटा कंक्लूजन, क्योंकि वो 100% है. बट जो पार्शियल रिजल्ट है उसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी रिजल्ट. अब पॉसिबिलिटी रिजल्ट कौन सा होते हैं? जो इन्फ्रेंस होता है, क्योंकि इन्फ्रेंस के अंदर आउट ऑफ द टोटल ऑप्शन 50% ऑप्शन ऐसा होता है जो पैसेज से रिलेट होता है, एंड 50% इंफॉर्मेशन वो होती है ऑप्शन में जो पैसेज में है ही नहीं. तो पॉसिबिलिटी रिलेशन आ गया. द पार्शियल रिजल्ट. डेफिनेट रिजल्ट्स आर नोन एज कंक्लूजन. द नेचर ऑफ द कंक्लूजन मस्ट बी डेफिनेट 100% एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द पैसेज. एंड पार्शियल रिजल्ट्स आर नोन एज इन्फ्रेंस. कंफ्यूज नहीं होना, पार्शियल रिजल्ट को ही इन्फ्रेंस बोलते हैं. द नेचर ऑफ द इन्फ्रेंस इज पॉसिबिलिटी इन नेचर. पॉसिबल होना चाहिए. That means it must be related to the passage but not explicitly stated in the passage. ये पैसेज से रिलेटेड रिजल्ट हो बट पैसेज के अंदर लिखा बना हो. समझ में आया इन्फ्रेंस और कंक्लूजन? कंक्लूजन पूरा पैसेज से एक्सट्रैक्ट होता है, इन्फ्रेंस आधा पैसेज से एक्सट्रैक्ट होता है. ठीक है, बट होते दोनों रिजल्ट नेचर में ही है. आफ्टर दिस स्टूडेंट्स जो है जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कंक्लूजन और इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस में कि पूछना क्या चाह रहा है. कैन बी ड्रॉन एज कंक्लूजन, can be properly inferred as conclusion, can be accurately inferred, can be drawn as, पता नहीं क्या क्या पूछते हैं. तो कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं. स्टूडेंट्स यूजुअली कंफ्यूज बिटवीन द वर्ड्स स्टेटेड इन द क्वेश्चन. कैन बी ड्रॉन एज अ रीजनेबल कंक्लूजन. अब कैन बी ड्रॉन एज अ रीजनेबल कंक्लूजन आपके मेन कंक्लूजन की बात नहीं कर रहा. पैसेज में आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है अलग अलग. तो उन पांचों इंफॉर्मेशन से अलग अलग कंक्लूजन निकलता है. अल्टीमेटली पैसेज का पूरा कंक्लूजन अलग होता है. तो वो इंडिविजुअल किसी पैसेज का कंक्लूजन पूछ रहे हैं, दैट इज कैन बी द रीजनेबल कंक्लूजन. कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज. बाय इन्फ्रेंस आपको पता है, सिंपल सी बात है, आधा पैसेज रिलेटेड, आधा पैसेज के बाहर से. प्रोबेबल कंक्लूजन. जो प्रोबेबल कंक्लूजन होता है उसको इन्फ्रेंस बोलते हैं, हमेशा याद रखना. भाई पॉसिबिलिटी कंक्लूजन डेफिनेट होता है, वो पॉसिबिलिटी में होता नहीं. तो पॉसिबिलिटी कंक्लूजन आएगा तो आपको समझना है कि वहां पे इन्फ्रेंस निकालना है. ठीक है, प्रोबेबल इन्फ्रेंस ही होता है, सिंपल. मोस्ट एक्यूरेटली ड्रॉन एज इन्फ्रेंस. अब अगर इन्फ्रेंस के साथ लिखा जाए बेटा मोस्ट एक्यूरेटली ड्रॉन एज इन्फ्रेंस, तो समझ जाइएगा वो आपसे इन्फ्रेंस नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पैसेज का कंक्लूजन पूछ रहा है. सिंपल है, हमेशा याद रखना. प्रॉपरली ड्रॉन एज इन्फ्रेंस, सेम वही बात बेटा. प्रॉपरली ड्रॉन एज इन्फ्रेंस का मतलब है कि आपका कंक्लूजन. प्रॉपरली ड्रॉन एज इन्फ्रेंस तो भी आपको कंक्लूजन बताना है. तो ये दोनों कंक्लूजन ही मांगते हैं, भले ही क्वेश्चन में इन्फ्रेंस लिखा हो. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना. Whenever there is a word can be or probable stated in the question, student must find out the inference. उसको inference निकालना है. सिंपल है, sure. After this, course of action. course of action आप लोगों को पता है ना,
द सॉल्यूशन टू ओवरकम एनी सिचुएशन, पैसेज में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको ओवरकम करने के लिए आपके पास जो सॉल्यूशन, जो प्रायोरिटी सॉल्यूशंस होने चाहिए, उसको कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं। कोर्स ऑफ एक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स: सॉफ्ट एक्शन, लीनियंट एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन। एक्शन जो है सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा किसी न किसी टीचर से। एक्शन सॉफ्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका आउटकम ही नहीं निकलता। स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि स्ट्रिक्ट एक्शन से नेगेटिव आउटकम निकलने के चांसेस होते हैं, तो स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए। हमें बीच का रास्ता निकालना होता है, एक लीनियंट एक्शन, बीच का रास्ता जिससे प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए और कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी ना पड़े। Soft actions, action must not be soft because it doesn't provide any viable solution. Strict actions must not be strict because it puts negative impact and create new problem to others. समझ में आया? These actions help in solving one's problem but create new problem to other people. भाई सीधी सी बात है, कोई ऐसा एक्शन जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी लेकिन सामने वाले के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो ऐसे एक्शन की वैलिडिटी कहाँ हुई? वो तो खराब एक्शन हो गया। Lenient actions must be lenient because it could हेल्प इन सॉल्विंग और रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम स्टेटेड, जो पैसे में प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करने में या रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। बस हमेशा याद रखना, जब भी कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन आएगा तो आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। इन 3 पॉइंट्स में अगर आपका ऑप्शन वेरी कर गया तो आपका ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट होगा। स्टूडेंट्स मस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई द कोर्स ऑफ एक्शन। फर्स्ट, द कोर्स ऑफ एक्शन मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम और रिड्यूस इट टू सम एक्सटेंट। जो कोर्स ऑफ एक्शन का ऑप्शन है बेटा, वो या तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे या कुछ हद तक रिड्यूस कर दे। अगर 1% भी रिड्यूस कर रहा है तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड माना जाएगा। ठीक है, इट मस्ट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल। भाई ऐसा सॉल्यूशन देना जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, ऐसा नहीं कि चांद तारे तोड़ के ले आना। प्रैक्टिकल बात, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो वही कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर वैलिड होता है। 2 पॉइंट्स, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, प्रॉब्लम सॉल्व या रिड्यूस करें, एंड द लास्ट पॉइंट, इट मस्ट नॉट क्रिएट एनी नेगेटिव प्रॉब्लम और पुट एनी नेगेटिव इम्पैक्ट। ये हमारा सॉल्यूशन किसी और के लिए नई प्रॉब्लम जनरेट नहीं करे या फिर हमारे सॉल्यूशन से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या रिड्यूस हो जाए। सेकंड, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। थर्ड, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपका कोर्स ऑफ एक्शन अगर इन तीनों पॉइंट्स में लाई कर रहा है तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन ऐसे सही होगा। सिंपल, इजी। आफ्टर दिस पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स के क्वेश्चन बेटा सिंपल सी बात है। पहली बात तो चांसेस बहुत कम है पेपर में आने के, लेकिन अगर आ गया तो आपके सामने ऐसा नहीं होना चाहिए भाई ये क्या आ गया, इसको कैसे सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका बताता हूँ। पैराडॉक्स का मतलब होता है, पैराडॉक्स में कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपको इवेल्युएट करना है, कंक्लूजन आइडेंटिफाई द अजम्पशन और एरर बताना है, फ्लो बताना है ऑथर्स रीजनिंग में। नो, पैराडॉक्स वहीं पे होगा जहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट से रिलेटेड पॉजिटिव आउटकम और नेगेटिव आउटकम दोनों दिए हुए। एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए दुनिया की नज़र में मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, सब कहते हैं कि त्रिशान सर जैसा इंसान तो हमने लाइफ में नहीं देखा। ठीक है, और रात को जो है मैं घर जा रहा था, रास्ते में मुझे कुत्ता देखा, मैंने कुत्ते को लात मार दी। वैसे मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, दरिया दिल इंसान हूँ, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कुत्तों को लात मार रहा हूँ। यहाँ पॉजिटिव रह गया और यहाँ नेगेटिव रह गया, रिलेटेड टू मी। तो ऐसी सिचुएशंस को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन। तो इन कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस को पैराडॉक्स बोलते हैं। अब पैराडॉक्स सिंपल सी बात है, पैराडॉक्स मतलब मिस्टेक, कॉन्ट्राडिक्शन। अब उस कॉन्ट्राडिक्शन से रिलेटेड 3 वर्ड्स आते हैं, या तो पैराडॉक्स पूछेगा एग्जामिनर, या डिस्क्रिपेंसी पूछेगा, या एपेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन पूछेगा। इन तीनों में से कुछ भी आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना, सीधा पैराडॉक्स वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, पैराडॉक्स क्वेश्चंस आस्क यू विद एक्सप्लेनिंग हाउ टू सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स कैन को एग्जिस्ट। दो कॉन्ट्राडिक्शंस कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। भाई मैं अच्छा भी हूं, मैं कुत्तों को लात भी, जानवरों को लात भी मार रहा हूं, तो वो ऐसा कैसे पॉसिबल है। पैराडॉक्स, कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस की बात करते हैं। पैराडॉक्स के अंदर क्वेश्चन आते 3। एक होता है आइडेंटिफाई द पैराडॉक्स, एक होता है रिजॉल्व और एक्सप्लेन द पैराडॉक्स, एक आता है इलस्ट्रेट द पैराडॉक्स। सिंपल, आइडेंटिफाई द पैराडॉक्स मतलब दो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस है, उसको पैसेज से निकाल के ऑप्शन में लिख दो। ठीक। रिजॉल्व और एक्सप्लेन द पैराडॉक्स का मतलब या तो आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन ऑफ दोज टू कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन, या तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन का सॉल्यूशन निकाल दो, या फिर उन दोनों के पीछे जो मेजर रीजन है, जो मेन रीजन है, जो प्रिंसिपल रीजन है, प्रिंसिपल कॉज है, वो निकाल दो। जिस ऑप्शन में इन दोनों में से कोई भी चीज दिखी वो आपका आंसर है। सिंपल। तीसरा आता है इलस्ट्रेट द पैराडॉक्स। इलस्ट्रेट द पैराडॉक्स को ऐसे मत समझना कि आपसे वो पैरेलल रीजनिंग पूछ रहा है।
इलस्ट्रेट द पैराडॉक्स मतलब जो पर्टिकुलर पैराडॉक्स आपके पैसेज में चल रहा है उस सेम पैराडॉक्स से रिलेटेड कोई एग्जांपल आपके पास आ जाए। एग्जांपल, पैरेलल रीजनिंग नहीं, सेम पैराडॉक्स से रिलेटेड, सेम प्रॉब्लम, सेम इम्पैक्ट से रिलेटेड कोई एग्जांपल आपके पास आ जाए, वो आपका बनता है इलस्ट्रेट द पैराडॉक्स। सिंपल। लास्ट, फ्लो। अब फ्लो के बारे में सबको पता है कि फ्लो का क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, बट अगर आ गया तो क्या करेंगे। तो अगर आ गया में हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना है। देखो सीआर में 24 क्वेश्चन आने हैं, हमें 24 क्वेश्चन करने हैं। 24 में से हमसे 21 हो, 20 हो, 22 हो, 23 हो, 24 के 24 हो जाए, वो हमें देखना है। बट 24 क्वेश्चन में से ऐसा नहीं होना चाहिए 23 क्वेश्चन तो हमने कर लिए लेकिन एक छोड़ दिया। कौन सा? फ्लो का क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। फ्लो का मतलब मिस्टेक और एरर। एरर किस में? एरर ऑथर की रीजनिंग में। एक होता है ऑथर की रीजनिंग में एरर निकलना, एक होता है ऑथर की रीजनिंग को वीक करना। अब वीक तब करते हैं जब ऑथर ने सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करी है उसके बाद कुछ उल्टा बोल दिया, ऑपोज या कॉन्ट्राडिक्शन। फ्लॉ तब आता है जब ऑथर ने जो बोला है वही गलत बोल दिया। पैसेज के अंदर एक इंफॉर्मेशन ऑथर ने प्रेजेंट करी है वो गलत है। अब ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है जब ऑथर नेग्लेक्ट कर देता है अदर फैक्टर्स को विच आर क्रूशियल रिलेटेड टू द मेन आर्ग्यूमेंट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए पैसेज के अंदर बात चल रही है एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है, और पूरे पैसेज में बोला जा रहा है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इज द प्राइमरी की रीजन बिहाइंड द एयर पॉल्यूशन, एंड पूरे पैसेज में वो सिर्फ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो यहाँ ऑथर की रीजनिंग में फ्लो आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ऑथर ने एयर पॉल्यूशन की बात कर दी, उसके पीछे एक रीजन दे दिया प्राइमरी की इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। वाइकुलर पॉल्यूशन भी तो होता है भाई, फायर क्रैकर्स से भी तो पॉल्यूशन होता है, स्मोकिंग से भी तो पॉल्यूशन होता है। जब अदर फैक्टर्स को ऑथर पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दे एक प्रॉब्लम को जस्टिफाई करने में, तो आप समझ जाना वहां पे ऑथर के रीजनिंग में फ्लो चल रहा है पैसेज में ही। या फिर व्हेन ऑथर एज्यूम कंसिडर ओनली वन फैक्टर बिहाइंड द सिचुएशन। सेम एग्जांपल, पूरे पैसेज में एयर पॉल्यूशन चल रहा है और उसने सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को तवज्जो दिया, उसी को वैल्यू करता रहा है, उसी को इंपॉर्टेंस देता जा रहा है। अगर वो सिर्फ एक ही फैक्टर को इंपॉर्टेंस दे रहा है और उसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, तो समझ जाना ऑथर ने जो रीजनिंग लगाई है वो गलत लगाई है। तो फ्लॉ इन ऑथर्स रीजनिंग निकालना बहुत ईजी होता है जब ऑथर नेग्लेक्ट कर दे अदर फैक्टर्स विच आर क्रूशियल, या फिर ऑथर एज्यूम कर ले सिर्फ एक फैक्टर को बिहाइंड द सिचुएशन। जिस पर्टिकुलर ऑप्शन में इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया लग रहा हो वो ऑप्शन आपका डायरेक्ट आंसर होता है। फ्लो के क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता, कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं आते, एक ही क्वेश्चन आता है इसमें, फ्लो इन द ऑथर्स रीजनिंग। जैसे पैराडॉक्स में 3 आते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 पॉइंट्स हमेशा याद रखना, आपका फ्लो का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है। ओके, सो दिस इज द लास्ट ऑफ द स्लाइड। वन थिंग मोर, आई होप कि आप लोगों को ये जो सेशन मैंने दिया है, एक कंप्लीट कैप्सूल दिया है, बूस्टर दिया है पूरा, किस चीज़ के लिए? आपका प्रैक्टिस के लिए। ये पूरा का पूरा बूस्टर आपको एग्ज़ाम से पहले पढ़ना है बेटा। एग्ज़ाम से पहले क्यों कह रहा हूँ? एग्ज़ाम से पहले अगर आपने इसको तरीके से एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, मैं वीडियो देखने के लिए ना, वीडियो आप अभी देख सकते हो, बट ये बूस्टर आपके पास पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है, पोर्टल से डाउनलोड कीजिए और एग्जाम से जस्ट 15 मिनट्स पहले एक बार इसको पूरा पढ़ के चले जाइएगा। मैं गारंटी देता हूँ आपके सीआर के अंदर 24 के 24 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट तो आपको आते होंगे। अब दैट डिपेंड्स ऑन कि पैसेज की स्ट्रेंथ या पैसेज की लेंथ क्या है, कि आपको कितना टाइम लग रहा है सॉल्व करने में। बट ये श्योरिटी है कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको पैसेज समझ में आ गया अच्छे से, तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ये श्योर है। ठीक है, तो एक कंप्लीट बूस्टर अवेलेबल है आपके पोर्टल पे जो लॉ प्रेप ट्यूटोरियल प्रेजेंट कर रहा है आप लोगों के लिए। I wish you all the very best for the upcoming exam for the CLAT 2025. I hope कि आप सब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। I hope कि आप सब की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी। फिर भी अगर कोई पर्टिकुलर डाउट आता है बेटा इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। एंड वीडियो को पूरा देखिएगा, क्लियर, एंड अच्छे लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर फर्दर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।